move furtherly in this chloramphenicol, mechanism of action of chloramphenicol, कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे क्लोरोफिनिकॉल एक्ट करता है और जो है ये एंटीबायोटिक एक्टिविटी अपनी शो करता है। नॉर्मली अगर हम देखें, कीप इन माइंड दिस क्लोरोफिनिकॉल इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एज दिस फ्लो शीट डायग्राम आपको मेंशन कर रहा होगा, क्लोरम्फेनिकॉल और एन में लिखा हुआ है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन ये कैसे करता है ये भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि क्लोरम्फेनिकॉल इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, दैट इज प्रोकैरियोट जिसको हम कहते हैं, और कुछ लेसर एक्सटेंट में कुछ यूकैरियोट्स में भी ये इनहिबिशन करता है। ह्यूमन को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करवाता है, इस तरह फंजाई को भी थोड़ा बहुत एक्ट करता है, एलजी पे भी थोड़ा बहुत इसका एक्शन है। सो the drug radially penetrate bacterial cells, probably by which type of absorption, that is facilitated diffusion। जब आप बॉडी के अंदर आप ये ड्रग ले लेते हैं तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जब इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्योंकि इसका अगर आप स्ट्रक्चर को देख लें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हेल्दी स्ट्रक्चर है, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। तो अगर आप लोग बैक टूवर्ड द बायोफॉर्म चले जाएं तो आप लोग अगर कुछ याद हो कि इतने साइज का, इतने मोलिकुलर वेट का स्ट्रक्चर हो तो वो किस थ्रू से मोस्ट प्रोबेबली इसकी डिफ्यूजन होगी, या एब्जॉर्प्शन होगी, या कैरियर डिफ्यूजन होगी, या एक्टो ट्रांसपोर्ट होगा, या पैसो ट्रांसपोर्ट होगा, जो बायोफॉर्म में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए जरूरी है कि अगर इसकी डिफ्यूजन होती भी है तो दैट इज थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। सिंपल पैसिव डिफ्यूजन उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। सो क्लोरम्फेनिकॉल एक्ट प्राइमरीली बाय बाइंडिंग to which area, as in this flow sheet diagram it is mentioned, that is 50s राइबोसोमल सब यूनिट। 50s राइबोसोमल सब यूनिट पे ये एक्ट करता है। कहाँ पे एक्ट करता है? नियर द बाइंडिंग साइट फॉर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स एंड क्लिनेडामाइसिन। ये वही जगह है जहाँ पे ये बाइंड करता है 50s के साथ, जहाँ पे मैक्रोलाइड भी यहीं पे एक्ट करता है इसके नियरेस्ट, और क्लिनेडामाइसिन एक एंटीबायोटिक यूपिपल्नो वो भी इसी जगह पे ही बाइंडिंग करता है और रिवर्सिबली और इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। और ये 50s क्या चीज़ है ये भी आप लोग को पता है कि राइबोसोम जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। वो को हम कहते हैं 50s सब यूनिट इन बैक्टीरिया, वन इज 30s सब यूनिट, और इसका जो कंबाइन बनता है उसको हम 70s सेडिमेंटेशन यूनिट भी कहते हैं, सूडबर्ग यूनिट जिसको हम कहते हैं, वो भी होता है। इसी तरह अगर आप ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है, लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें लार्जर जो होता है वो 60s होता है और स्मॉलर जो होता है वो 40s होता है, और कंबाइनली वो 80s सब यूनिट बनाते हैं। ये वही बातें मैट्रिक की किसी में मैं दोबारा आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। सो इट बाइंड रिवर्सिबली टू 50s राइबोसोमल सब यूनिट। जब ये 50s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होगा, इन रिजल्ट इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो वहाँ पे अमाइनो एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड आते हैं और वो बॉन्डिंग बनाते रहते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। आप लोग को पता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम हैव द फंक्शन टू सिंथेसाइज प्रोटीन। सो प्रोटीन सिंथेसिस, सो ये कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है? बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो क्या होता है क्लोरम्फेनिकॉल? वही 50s सब यूनिट को रिवर्सिबली बाइंड होता है। जब बाइंड होता है वो प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगे। जब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगे तो बैक्टीरिया सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा। सो दैट इज द रीजन इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सो कैसे करते हैं दिस बाइंडिंग, कैसे होती है? ये तो एक पूरा किस्सा है कि ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट बेसिक बात मैंने फिर रिपीट कर दूं कि इट बाइंड टू द रिवर्सिबली टू द 50s राइबोसोमल सब यूनिट एंड प्रिवेंट formation of peptide bond and in result inhibit the protein synthesis। इस फ्लो शीट डायग्राम को देखें ताकि मैं आगे पर प्रोसीड कर सकूं।
थोड़ा और मॉलिक्यूलर लेवल पे इस बात को ले जा सकूं। सो इसको जरा आप वो कर लें, 1 मिनट देख लें। ओके सर। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आई थिंक यू पीपल हैव रेड दैट। ये अब थोड़ा और है, इसमें बाकी चीज़ों को खैर टच ही नहीं करते, आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे। ना टेट्रासाइक्लिन की फिलहाल बात करते हैं, इसमें ना डॉक्सी की बात करते हैं, ना एमाइनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन की बात करते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे तो ये सब की मैकेनिज्म हम वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ ये डायग्राम आपको शो करता है कि कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है कौन सा एंटीबायोटिक। एक स्मॉल सा आपको क्लू दे रहा है कि कौन सा एंटीबायोटिक कहाँ पे एक्ट करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो अमाइनोग्लाइकोसाइड ये नीचे 30S की तरफ जोर दे रहा है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो भी इधर 50S की तरफ इस एरिया पे टारगेट कर रहा है। क्लोरामफेनिकॉल भी इधर कर रहा है। तो हम मूव होते हैं अपने क्लोरामफेनिकॉल की तरफ, और की कंफ्यूजन में अपने आप को नहीं डालते। सो क्लोरामफेनि ये इस डायग्राम उसको देख लें तो होता क्या है नॉर्मली, ये है आप लोगों का राइबोसोम। ये जो आपको चेन नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली दैट क्या उस कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, डिफरेंट अमीनो एसिड आ रहे हैं। ये देखो, ये जो वी है विलाइन है, इस तरह टायरोसिन है, ल्यूसीन है, मिथ्योनिन है, एम। ये डिफरेंट अमीनो एसिड आ रहे हैं, वो बाइंडिंग कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, पेप्टाइड बॉन्ड हो रहा है। तो होता क्या है एक्चुअली, अ ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए जिसको हम कहते हैं, विद ग्रोइंग पेप्टाइड। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड को, और उससे जो है आपका पेप्टाइड चेन बढ़ता जा रहा होता है। और ये कहाँ पे सब कुछ होता है, आपको पता है कि राइबोसोम पे आपके जो ट्रांसफर आरएनए है उस पे 2 साइट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पी साइट और दूसरे को हम कहते हैं ए साइट। ये मुझसे आप लोग बेहतर आप लोग को याद होगा कि एक साइट को हम पी साइट कहते हैं और दूसरे को हम जो है हम ए साइट कहते हैं। और ये कोडान रिकॉग्निशन साइट्स हैं बेसिकली, जहाँ पे ये बाइंडिंग होती है। तो राइबोसोम पे ये साइट जो है पी साइट और ए साइट। तो नॉर्मली पी साइट पे आपका चेन आता है, पी साइट पे अटैच होता रहता है, और ये इनकमिंग एक्चुअली ट्रांसफर आरएनए होते हैं जो अटैच हो रहे होते हैं। इसी तरह जब ये होता है तो आगे ये मूव होता है टुवर्ड द ए साइट, ए साइट की तरफ होता है। और जब ए साइट की तरफ होता है तो अगर ए साइट पे जब ये जाएगा तो बेसिकली होता क्या है, डिफरेंट जो साइट पे अटैच होते हैं तो ये आपस में इनको पेप्टाइडेशन होनी होती है, बॉन्ड बनाना होता है, प्रोटीन बॉन्ड जिसको पेप्टाइड बॉन्ड हम कहते हैं। सो दिस ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है। तो क्लोरोफिनिकॉल क्या करता है बेसिकली, वो इनहिबिट करता है ट्रांसपेप्टाइडेशन को। तो यहाँ पे अगर आपको ये रेड साइन नजर आ रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है, विलाइन को बाकी अमीनो एसिड से बाइंडिंग करने से रोक रहा है। तो जब ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को ये रोकेगा, ट्रांसपेप्टाइडेशन को ये स्टॉप करेगा एट द पी साइड टू द अमीनो एसिड ऑन द इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए एट ए साइड, तो क्या होगा, आपका प्रोटीन चेन टर्मिनेट हो जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं होगा। जब नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरियल सेल के लिए फिर फर्दर उसको जो है उसकी इनहिबिट होगी ग्रोथ, और साथ में उसकी अगर डोज आप मजीद इसको सस्टेन रखेंगे, रिवर्सेबल से आगे जाएंगे तो क्या होगा, may result toward the sidal effect as well. So this is the basic mechanism, molecular level smaller तो मैंने आपको फ्लो शीट डायग्राम में बता दिया, ये molecular level में मैंने बता दिया कि किस साइड पे कैसे ये अमीनो एसिड आते हैं और ये बाइंड करते हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिशन करते हैं। और आप लोग को पता है कि बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए एट द कोडॉन रिकॉग्निशन साइट on the 30S ribosomal subunit is undisturbed। अगर आप इसमें देखिए कहीं पे भी 30S की बात नहीं हो रही, ऊपर का जो एरिया है बड़ा जो है जिसको हम 50S कहते हैं, सारी एक्शन जो है ट्रांसफर यानी कि एट 50S पे हो रही है। The drug apparently prevent the binding of amino acid containing end of amino acyl transfer RNA to the acceptor site
of the 50s सब यूनिट। तो ये 50s सब यूनिट पे आपको पता है कि अमाइनो एसिड का जो एरिया है, जो इसका ट्रांसफर है, उसी पे सारी अटैचमेंट हो रही, जो इसको हम पी साइट भी कहते हैं, इस पे इसकी अटैचमेंट हो रही है। द इंटरेक्शन बिटवीन पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज, ये सारा कुछ जो हो रहा है एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, उसको हम पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज कहते हैं, कि जो पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रांसफर करता रहता है। क्या कह रहा था मैं, द इंटरेक्शन बिटवीन द पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंड इट्स अमाइनो एसिड सबस्ट्रेट नॉर्मली किन नाट अकर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफेनिकॉल ने उसको ट्रांसपेप्टाइजेशन को रोक लिया गया। जब रोकेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी इनहिबिटेड, जब ये इनहिबिट होगा एंड रिजल्ट क्या होगा, क्लोरोफेनिकॉल कैन इनहिबिट माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। तो इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट कहते हैं कि मिमिलियन सेल भी है, अगर जिस ह्यूमन को दिया जा रहा है उसके प्रोटीन सिंथेसिस को भी थोड़ा बहुत ये क्लोरोफेनिकॉल इफेक्ट है। दैट इज एज वेल एज वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरोफेनिकॉल, perhaps because of mitochondrial ribosome resemble bacterial ribosome। वो उसका ये वजह है कि मिलियन के जो राइबोसोम्स हैं और बैक्टीरियल राइबोसोम वो थोड़ा बहुत जो है उसके माइटोकॉन्ड्रियल एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियल एरिया के वो थोड़े बहुत सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। दैट इज द रीजन के वो जो है उसको भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता रहता है। लेकिन अगर आप जो जनरल हम बात करें साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जिसको हम कहते हैं, उस पे इसका एक्शन नहीं है। क्योंकि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम मिलियन का और प्रोकैरियोट्स का बहुत इफेक्ट है, बैक्टीरिया का डिफरेंट है और मिलियन का डिफरेंट है, उस पे इसका एज सच कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। सो मेमिलियन एरिथ्रोपोइटिक सेल्स आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू द ड्रग, तो वो सेंसिटिव है, उस कंडीशन में आप इसको अपने आप को थोड़ा जो है ड्रग में थोड़े बहुत उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उससे अपने आप को बचाना है। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। इसमें सारे किस्से में अगर कहीं पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क नाउ, ताकि हम आगे पर सिंथेसिस की तरफ मूव करें। शाबाश, समझ आ गई? वेरी जी गुड, सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिंथेसिस से पहले अच्छा एक और स्लाइड है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रेजिस्टेंस, जो हमने एंटीबायोटिक्स में पढ़ी थी, यहाँ भी पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। क्लोरमफेनिकॉल के अगेंस्ट भी डिफरेंट एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हुई है, कैसे होती है और कौन से ड्रग करते हैं, तो उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। नॉर्मली अगर आपको याद हो हमने 4 to 5 मैकेनिज्म पढ़े थे, कहीं पे अल्ट्रेशन ऑफ पीबीपी पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की बात हो रही है, कहीं पे कुछ एंजाइम की, कहीं पे मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट कर रहा है, कहीं पे पोरीन सेल्स, पोरीन होल्स को जो है ब्लॉक हो रहा था। डिफरेंट मैकेनिज्म हमने पढ़े थे इन सेल वॉल इनहिबिटर्स या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। यहाँ पे अगर आप देखें 2-3 किस्म के मैकेनिज्म से जो है ये रेजिस्टेंस होती है। एक तो रिबोसोमल म्यूटेशन, एक सबसे बड़ा जो ये इस ड्रग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है राइबोसोमल म्यूटेशन, कि बैक्टीरिया अपने राइबोसोम में थोड़ी बहुत जेनेटिक चेंजेस कर लेता है, म्यूटेशन कर लेता है। ड्यू टू दैट चेंजेस क्या होता है कि वो जिस अगेंस्ट हमने क्लोरोफेनिकॉल को देना है उस तरह का राइबोसोम नहीं होता, उसके साइड चेंज हो जाते हैं। जैसे हम पी ए साइड की बात करें तो साइड में चेंजेस आ जाती हैं, तो ड्रग उसके अगेंस्ट अपनी एक्टिविटी एज सच नहीं शो कर सकता। सेकंड है डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ड्रग टू माइक्रोबियल सेल वॉल। जो माइक्रोबियल का सेल वॉल है जहां से इसकी एब्जॉर्प्शन होनी है, जो मैंने कहा कि इसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है क्लोरोफेनिकॉल की, उस सेल वॉल में ही हम पोरीन जो होल्स हैं वो चेंजेस हो जाए उसमें, जिसकी वजह से आपकी परमेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है ऑफ ड्रग की टू बैक्टीरिया माइक्रोबियल सेल वॉल। तो ये भी एक रीजन है ऑफ रेजिस्टेंस। और थर्ड जो है वो जो हमने उधर भी पढ़ा था, दैट इज एंजाइम, जो डिफरेंट एंजाइम यूज हो रहे हैं, इनएक्टिवेटिंग एंजाइम प्रोडक्शन होती है, और ये एंजाइम क्या करता है, इनएक्टिवेट करवाता है आपके रिस्पेक्टिव ड्रग को, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। ये मोस्टली एच इन्फ्लुएंजी हो गया, सैल्मोनेला टाइफी हो गया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गया, दैट हैव द इशू कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, जो मैंने यहाँ पे बात भी की पहले मैकेनिज्म में कि इंटरेक्शन बिटवीन द पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंड इट्स अमीनो एसिड सब्सट्रेट कैन नॉट अकर एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज इनहिबिटेड। तो वो एंजाइम को, लेकिन ये एंजाइम नॉर्मली क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी को
कम कर लेते हैं। कैसे करते हैं? आपके सामने जो एक डायग्राम है स्ट्रक्चरली, इस डायग्राम को देख लें आप। एक क्लोरमफेनिकॉल का स्ट्रक्चर है। क्लोरमफेनिकॉल पे एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन होता है और एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है इनटू इट्स स्ट्रक्चर। कैसे इंट्रोड्यूस होता है? अगर आप देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका क्लोरमफेनिकॉल का, यहाँ पे अगर आप देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जब एसिटाइलेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोए, दिस विल बी हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे एसिटाइल अटैच हो जाता है। ड्यू टू दिस एसिटाइलेशन द क्लोरमफेनिकॉल कन्वर्ट इनटू इट्स एन एक्टिव फॉर्म, क्योंकि एसिटाइलेटेड बॉन्ड बना हुआ है। दिस एन एक्टिव क्लोरमफेनिकॉल जो है वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं शो कर सकेगा। So this is an another mechanism of resistance that is due to this inactivating enzyme production। कि एसिटाइल ट्रांसफेरेज के एंजाइम की प्रेजेंस में ये सारा कुछ होता है और इस ड्रग को इनएक्टिव कर लेता है, एंड रिजल्ट दिस ड्रग विल नॉट शो इट्स अप टू द मार्क फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। सही हो गया? समझ आ गई इस बात की? सो दिस इज द Yes, sir. थ्री बेसिक मैकेनिज्म ऑफ जो है रेजिस्टेंस, due to which ribosome then didn't show its pharmacological activity up to the mark। सही हो गया? नेक्स्ट इज हम जाते हैं इसकी सिंथेसिस की तरफ, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम कम है, तो अगर हम सिंथेसिस की तरफ जाएंगे फिर दरमियान में इट विल बी अफेक्टेड। सो हम इसको जो है यहीं पे क्विट कर लेते हैं। फिर कल जो है क्लास में, अगर कल क्लास हुआ तो, क्योंकि कल शायद मैं देखेंगे, फिर मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो वीकेंड हफ्ते पे या नाइट में ले लेंगे। सो दैट जो है हम फिर रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्लोरमफेनिकॉल में क्या पढ़ा। बेसिकली व्हाट इज क्लोरमफेनिकॉल? दैट इज इनिशियली obtained from Streptomyces venezuelae and introduced into the medical practice in 1948, और फिर उसके बाद जो है उसके कमर्शियल प्रोडक्ट into the market जो है इंट्रोड्यूस होने पड़े। देन आफ्टर दैट हमने उसके स्ट्रक्चर को, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है दैट, और उसकी वजह से इसका नाम बन गया। फिर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में हम डिटेल से गए और इसकी फार्माकोकाइनेटिक को थोड़ा डिटेल से हमने डिस्कस किया, और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर में हमने डिस्कस किए कि मेटाबॉलिज्म इसकी कैसे हो सकती है, कैसे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, कैसे इसकी एक्सक्रीशन होती है, और जो है इसी तरह जो है डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, ये फार्माकोकाइनेटिक में दो तीन वर्ड आप लोग याद रखें। नॉर्मली हम जो वर्ड यूज करते हैं ना, एलिमिनेशन, व्हाट इज मीन बाय एलिमिनेशन? कोई बता सकते हैं एलिमिनेशन में क्या क्या स्टेप्स आते हैं? एलिमिनेशन का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि आप कह सकें कि देयर इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन उसका मतलब नहीं होता। एलिमिनेशन इज एक्चुअली a two-step mechanism, that is metabolism as well as excretion। कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म भी हो रही है, उसको नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट किया जा रहा है, और साथ में जो है वो एक्टो टू इनटू एनएक्टो टॉक्सिक मेटाबॉलिट्स को रिड्यूस किया जा रहा है। नॉर्मली जो मेटाबॉलिज्म, वैसे तो मेटाबॉलिज्म 4 किस्म की है। सो जो है एलिमिनेशन में आपका मेटाबॉलिज्म भी आता है और एक्सक्रीशन भी आता है। इसी तरह एक और वर्ड यूज होता है ड्रग डिस्पोजिशन स्टेप, अगर आप लोग को फार्माकोलॉजी में याद हो। ड्रग डिस्पोजिशन में पर आप ये करते हैं कि एलिमिनेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। जैसे हम कहते हैं ना कि ड्रग जब हम लेते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन फिर अगर आप डिस्पोजिशन का वर्ड यूज करते हैं तो उसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन दोनों आ जाते हैं। अब एलिमिनेशन में फिर आपके फर्दरली ड्रग मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आ जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये दो फिर स्टेप बन जाते हैं। सो ये कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझा करें क्योंकि अक्सर लोग इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो that is about the pharmacokinetic of क्लोरमफेनिकॉल। फिर हमने उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पे डिस्कशन की, और हम बैक्टीरियल में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल ड्रग बैक्टीरिया बताए गए कि उसकी वजह से इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी अपनी शो करता है। लाइक जो है इट इज़ एक्ट अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया एज वेल। सुडोमोनास एरेगोनोसा को अगेंस्ट जो है इसकी एक्टिविटी नहीं है, अगर आप देखें। इसी तरह नार क्लेमिडिया, इस तरह जो है रिकिट्शिया के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी है। हमने स्टेफिलोकोकस
डिफरेंट स्ट्रेंथ्स की बात की, हमने निसीरिया की बात की, हमने ये डिस्कस किया कि जनरली ये जो है बैक्टीरियोस्टेटिक ही है, लेकिन अगर आप उसको डोज को और कंसंट्रेशन को ज़्यादा करें तो इट मे लीड टूवर्ड दी क्या उसे कहते हैं टूवर्ड दी बैक्टीरियोसाइडल एक्शन एज वेल। सही है। नेक्स्ट इज हमने फिर उसके बाद उसकी डिस्कस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया कि राइबोसोम जो है वो दो पार्ट्स हैं नॉर्मली, मेजर पार्ट और माइनर पार्ट। मेजर पार्ट को हम 50s कहते हैं, माइनर पार्ट को हम जो है क्या कहते हैं 30s कहते हैं। और ये जो है एक्ट करता है बेसिकली ऑन द 50s सब राइबोसोमल सब यूनिट, और ड्यू टू विच इट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ दीज प्रोकैरियोट्स, दैट इज। फिर हमने उसमें मैंने आपको दो बातें इंपॉर्टेंट बता दी कि ये दो किस्म के पार्ट्स होते हैं प्रोटीन जो आप करते हैं राइबोसोम्स। एक होते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम और एक होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम जो होते हैं वो मेमिलियन के साथ इसकी सिमिलरिटी है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत वो साइड इफेक्ट और उसको भी इनहिबिट करते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक की जो है सिमिलरिटी नहीं है। तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होते हैं उनको डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं और जो है उसका जो है मेमिलियन पे एज सच इफेक्ट नहीं है। So this was all about the introduction. Then we have discussed the pharmacokinetic structure and antibacterial spectrum, and then mechanism of action and in the end we have also discussed the resistance of this chloramphenicol, and we have discussed the three basic mechanism on which it actually inhibit this drug didn't show then activity. The microorganism show resistance, that is the three main one, that is ribosomal mutation, and then decrease. The second one is decreased permeability of drug to microbial cell wall, and the third one is inactivating enzyme production like acyltransferase that lead toward the acetylation or acylation of that chloramphenicol, and due to which this chloramphenicol become inactive and it didn't show that much pharmacological activity, and that is the reason these three mechanisms have lead toward the resistance against this chloramphenicol due to these three mechanisms. This was all about the chloramphenicol today lecture. Tomorrow or yesterday, tomorrow we will discuss the synthesis and then SAR, and as well as some clinical like ADR. You people know one of the famous ADR of this chloramphenicol, that is gray baby syndrome. Always we will read everywhere. So we will also discuss and some of the dosage as well, and some formulation. If we have that much time, we will also discuss these as well. So this was all about today lecture. Any question you can ask.